Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. We are in chapter number 8, that is poverty in India, and we have already covered poverty's bifurcation in absolute poverty and relative poverty. There were some more bifurcation related to rural poverty and urban poverty. Now we are moving towards extent of poverty in India. इंडिया में पॉवर्टी जो है किस एक्सटेंट तक स्प्रेड है. So extent of poverty is measured by the poverty ratio. तो यहाँ पर एक poverty ratio आपको कैलकुलेट करना होता है, आपको या तो दिया जाता है. It is the ratio of the number of poor to the total population. ठीक है, तो यहाँ पर as per 2011 census we had a population of 121 crore. तो उसमें जितने भी पुअर है तो पुअर पर्सन, नंबर ऑफ पुअर पर्सन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पुअर पर्सन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जब आप करेंगे तो आपको यहां पर आंसर मिलता है पॉवर्टी रेशियो का. नंबर ऑफ पुअर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. इंटू 100 किया तो परसेंटेज निकल जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एक रेशियो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. स्टडीज वर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट. तो कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया है, एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूट टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. Since 1962, the Planning Commission had appointed several working groups. Planning Commission ने बहुत सारे working group को ये टास्क दे दिया था. कौन सा टास्क दे दिया था? पॉवर्टी रेशियो कैलकुलेट करने का. टास्क फोर्स एंड एक्सपर्ट कमिटीज फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए वेरियस टास्क फोर्स हमने बनाए थे. कब की बात है? 1962 में. ठीक है. एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी क्या मिला इसमें? अर्लियर पॉवर्टी लाइंस वर बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक. पहले हम बात करते थे कैलोरी इनटेक की और उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती थी. हमने देखा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कैलोरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? तो कितनी कैलोरी होनी चाहिए, फिर हमने उसको डिवाइड किया रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में. यहां पर आप देख सकते हैं 2400 कैलोरीज फॉर अ पर्सन लिविंग इन द रूरल एरिया. ये डेली बेसिस का रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का. और 2100 कैलोरीज फॉर अ पर्सन लिविंग इन द अर्बन एरिया. राइट. तो पहले जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोग किसी को डिफाइन करते थे वो कैलोरी के बेस पे होता था. इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड कंपोनेंट सच एज एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा. मतलब पहले हम देखते थे किसी को खाना मिल रहा है ना, अगर उसका 2100 या 2400 कैलोरी के ऊपर है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं है. लेकिन ये इसके अंदर बाकी के जो बेसिक नीड है ना, क्या है बाकी के नीड? सिर्फ फूड नहीं है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब इसको इग्नोर करता था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू रिव्यू पॉवर्टी लाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो समय समय पर पॉवर्टी लाइन को रिव्यू करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए. इन 2012 एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन was constituted. तो चेयरमैन कौन थे उसके? डॉक्टर सी रंगराजन. दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2014. तो 2 साल ये रिपोर्ट ही बनाने में लगा दिया इन्होंने. 2012 को कमिटी बनाई और 2014 को रिपोर्ट आया. एज पर द रिपोर्ट अप्रूव्ड बाय द कमिटी, कमिटी ने जो रिपोर्ट अप्रूव किया है, अ न्यू पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिसाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो नया पॉवर्टी लाइन डिजाइन किया गया, बताया गया कमिटी के हिसाब से. तो ये रंगराजन कमिटी का डेटा क्या प्रोवाइड करता है? पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑफ 2011-12. तो पॉवर्टी लाइन देखिए यहां पर रुपीस में शो किया गया है.
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मंथ का 972 रुपीज ऐसा है, दैट इज 32 रुपीज पर डे, ठीक है। और अगर आप अर्बन एरिया में है तो 1407 पर मंथ, दैट इज 47 रुपीज पर डे, ऐसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको क्या समझा जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। सो रूरल, अर्बन एंड टोटल यहां पर दिया गया है। पॉवर्टी रेशियो आप देखिए, रूरल एरिया में ये रेशियो क्या बताता है कि टोटल पॉपुलेशन जो रूरल एरिया का, उसमें से 30% लोग क्या है, पुअर है। मतलब ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, उनका मंथली एक्सपेंडिचर 1000 रुपए से भी कम हो रहा है। सोचो कितने सारे लोग हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, मोर देन 65 to 70% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, और उसमें 30% या 31% अप्रोक्सीमेट में ले लूं तो ये क्या हो जाता है, रूरल पॉपुलेशन पॉवर्टी रेशियो में आता है, और अर्बन पॉपुलेशन 26.4%। तो टोटल हम देखेंगे यहां पर, है ना, क्योंकि ये सेंसस 2011-12 के हिसाब से है, तो हम 121 करोड़ का पॉपुलेशन देखेंगे, तो आउट ऑफ 121 करोड़ का पॉपुलेशन 29.5% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं। यस और नो, ये रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट था। अब स्टेट वाइड रिपोर्ट आया स्टेट वाइज। तो देखो आंध्र प्रदेश है, पॉवर्टी रेशियो 9.20 का दिखा है परसेंटेज में, मतलब आंध्र प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उसमें से 9% तो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और वहां पर रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी अमाउंट के टर्म्स में बताया गया। केरला में 7.1% है, आसाम में 31.9% है। आसाम में तो ज्यादातर आप देखोगे आदिवासी जनजाति के भी लोग रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 31.7, बिहार में 33.7, कितना ज्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस 17.4%, बट आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अप्रोक्सीमेट 40%, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, मोर देन बिहार। ओडिशा में 32.6%, गुजरात में 16.6%, पंजाब में 8.3%, हरियाणा में 11.2%, राजस्थान में 14.7%, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वेरियस अदर डेटा देख सकते हो, और सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल कहां रहते हैं, मुझे बताइए। सो रैंकिंग वाइज अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये फर्स्ट 3 रैंक के पुअरेस्ट स्टेट हमको दिखाई पड़ते हैं, जहां पर रेशियो ऑफ पुअर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉवर्टी है क्यों, उसके क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण है, खुद हम अपने दिमाग से सोचेंगे तो हमको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा जो रीजन है पॉवर्टी का, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि सरकार कितने भी पॉलिसीज बना ले, स्कीम लेकर के आ जाए, अमाउंट प्रोवाइड कर दे, बट जब तक पॉपुलेशन बहुत ही तीव्र गति से, एट अ वेरी फास्ट रेट इट विल इंक्रीज, कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे सामने आ जाता है, इजंट इट। Unequal distribution of resources among the rapidly growing population has led to deprivation deprivation of basic facilities causing widespread poverty। तो लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी भी आ पाती नहीं है, और इसकी वजह से एक ट्रेमेंडस लेवल पे पॉवर्टी स्प्रेड होता है। अभी पिछले 1 साल में देखिए, कोरोना की वजह से अच्छे खासे जो बिजनेस सेटअप थे, कई बिजनेस को ताला लग गया, लोग सड़क पे आ गए, दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करने लगे, अपने जो स्किल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से उनको कम रेट पर काम करना पड़ रहा है। तो आपको पिछले 1 साल में और अभी आने वाले 1 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलेगा, और जिसके वजह से इंडिया और बाकी वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो पॉवर्टी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जबकि हमको पॉवर्टी को क्या करना था, इरेडिकेट करना था, लेकिन लोग धीरे धीरे और पुअर होते जा रहे हैं। एक आशा की किरण आई है, वैक्सीन आने की वजह से हो सकता है इसमें सुधार हो,
ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम था पॉपुलेशन ग्रोथ। नंबर 2 है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस रेट से इकोनॉमिक ग्रोथ मिलना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अच्छा खासा इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट होगा, तो वो न्यू बिजनेस सेटअप करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा, लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, खाना मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं तो लोगों के पास इनकम नहीं है, और इनकम नहीं हुआ तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे तो ट्रांजेक्शन डेवलप नहीं होगा, और ट्रांजेक्शन डेवलप नहीं होगा तो अगेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम जनरेट होगी। क्योंकि आप बिजनेस तो ओपन करके बैठ जाओगे, सामने डिमांड तो आना चाहिए। आज की तारीख में देखिए जो टूर्स एंड टूरिज्म है कितना इफेक्ट हुआ है कि नहीं। अब लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है तो लोग घूमने फिरने जाएंगे, आंसर इज नो। तो टूर्स एंड टूरिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, बिजनेस को धीरे धीरे रिड्यूस कर देती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो सबके पास लाइवलीहुड आने लगता है और लोग एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट करते हैं। So due to slow agricultural and industrial growth, the growth rate of the national income as per capita and per capita income has been slow over the years. तो पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो ये बहुत स्लो चल रहा है। This has resulted in poverty and low standard of living among the people. और इसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिर गया, और दूसरी बात वो लोग और पुअर होते गए। थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपने पास जो स्किल है, जो क्वालिफिकेशन है, उससे कम में काम कर रहे हैं। मतलब एक तो आप अपने क्वालिफिकेशन स्किल को कम यूटिलाइज कर रहे हैं, या आपके पास आपके पोस्ट लायक जॉब ही नहीं है। ठीक है ना, आप बैक ऑफिस में काम करने के लायक हो लेकिन काम कर रहे हो पियून का, या आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यू कैन वर्क फॉर 13-14 आवर्स, लेकिन आपको काम मिलता है 2 आवर्स का, 3 आवर्स का एज अ लेबर, है ना। बहुत सारे लेबर हम देखते हैं वो डेली वेज अर्नर रहते हैं, कहीं पर काम मिला तो कर लेते हैं, तो डेली उनको 8-10 घंटा काम करेंगे तो लाइवलीहुड जनरेट होगा। लेकिन उनको बहुत छोटे छोटे काम मिल रहे हैं, 2-3 घंटे के काम मिल रहे हैं, तो उसमें क्या इनकम जनरेट होगी उनकी, नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी से कम। ठीक है, poverty in the rural and urban areas has also increased due to the unemployment and underemployment. Unemployment की वजह से, underemployment की वजह से poverty increase हो रही है। Economic inequalities, economic inequalities, wide inequalities have been observed in the distribution of income. जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, असेट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें वाइड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। रिच पर्सन इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर पर्सन इज बिकमिंग मोर पुअर। ठीक है ना, तो असेट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स एटसेट्रा, दिस हैज आल्सो लीड टू अ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। तो आपके पास रिसोर्सेस रहेंगे ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। तो अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बट आपके पास इनकम ही नहीं है, आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, हाउ यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देयर इज अ डिफिकल्टी। लोन लेने का कैपेसिटी नहीं है, इतना इंटरेस्ट कौन पे करेगा, इजंट इट। तो ऐसे केस में रिच पर्सन बिकम मोर रिचर एंड पुअर पर्सन बिकम मोर पुअरर। तो यहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। नंबर 5 है inaccessibility to infrastructural facilities। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है उसका एक्सेस नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ परचेसिंग पावर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन आर इनएक्सेसिबल टू द पुअर। जो पुअर पर्सन है, पैसा ना पे करने की वजह से उनको एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाते, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी उनके बाहर की बात है। ठीक है, दिस परपेचुएट पुअर्टी, और इसकी वजह से पॉवर्टी लॉन्ग लाइफ जी रहा है, पॉवर्टी खत्म नहीं हो रहा है, पॉवर्टी और बढ़ते जा रहा है, वाइड स्प्रेड। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 वाज population explosion, point number 2 was slow economic growth, point number 3 was unemployment and underemployment, point number 4 economic inequality, point number 5 inaccessibility मतलब पहुंच नहीं है, कहां पहुंच नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल
फैसिलिटीज पे। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई। लोग जैसे तैसे करके काम करके कुछ पैसे जमा भी करते हैं तो महंगाई उनकी हालत खराब कर देती है। इन्फ्लेशन इज अ बिग टास्क फॉर दी पुअर पर्सन। पहले वो जो सोच कर रखते थे बट अब उससे ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है ना। पेट्रोल के प्राइसेस कम थे तो बढ़ गए, एजुकेशन का कॉस्ट पहले कम था तो वो इंक्रीज हो गया। तो आज की तारीख में बच्चों को एजुकेशन देना, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में रहना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस। कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस बोल सकते हो, या बोल सकते हो कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लेवल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशली द फूड आइटम्स, ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड एंड इट्स इन sufficient supply caused the price to rise tremendously, है ना। आप पहले देखिए, आज से 10 साल पहले जो वड़ा पाव आता था वो 8 रुपए का आता था, और आज की तारीख में जो हो गया है वो कितना हो गया है? एटलीस्ट 12 रुपीज टू 15 रुपीज, है ना। स्टैंडर्ड जगह से आप परचेस करोगे तो 15 टू 20 रुपीज में आपको वड़ा पाव मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते थे? पहले जो हम अमाउंट स्पेंड करते थे उससे अब हमको ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, इसके वजह से प्राइस के ऊपर इफेक्ट होता है। दिस रिजल्ट्स इन लो परचेसिंग पावर मेकिंग द पुअर स्टिल पुअर। फूड क्राइसिस हैज लीड टू माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार। और फूड का क्राइसिस होने की वजह से गरीब लोग गुड क्वालिटी फूड परचेस नहीं कर पाते तो उनके बच्चे क्या होते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषित मतलब उनके अंदर नरिशमेंट नहीं होता, माल नरिश्ड हो जाते हैं। हंगर, भूखमरी से मर जाते हैं। स्टारवेशन, है ना। स्टारवेशन मतलब वही भूखमरी, भूख से, और स्टारवेशन से लोग क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फूड क्राइसिस, फूड का ना मिलना या गुड क्वालिटी फूड का ना मिलना। सो पॉइंट नंबर 6 वाज इन्फ्लेशन। पॉइंट नंबर 7, रीजनल इम्बैलेंस। आप देखिए कोई कोई रीजन बहुत डेवलप्ड है जैसे मेट्रो सिटीज, और उसके अलावा बाकी सब देखेंगे तो वो अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो वहां पर इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। रीजनल इम्बैलेंसेस इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। स्टेट्स सच एज ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम इटसेट्रा, ये सब जगह पर क्या बताया कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो कम होता है, रीजनल इंबैलेंस होता है, लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयरफॉर हैव अ हाई पॉवर्टी रेशियो। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है हमको? लार्ज अमाउंट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। नंबर 8, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का ये जो जहरीला एक सर्कल बन गया, रिंग बन गया, मतलब खत्म ही नहीं होता, आप कितनी भी कोशिश करो वो एंड होता नहीं है, तो विशियस सर्कल बन गया है। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रगनार नक्से। तो इन्होंने बताया द ऑपरेशन ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी हैज ट्रैप्ड इंडियंस इनटू माइजरीज, है ना। तो बेचारे बन गए एकदम इंडियंस इस सर्कल में घूमते घूमते, विच इज टर्न लीड्स टू लो नेशनल इनकम, और इसकी वजह से नेशनल इनकम भी लो है, पर कैपिटा इनकम भी लो है, लो कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है, लो सेविंग्स भी है, लो प्रोडक्शन है, और लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सारी चीजें लो में चल रही क्योंकि हम ये विशियस सर्कल में फंस गए। तो विशियस सर्कल का एक यहाँ पर एग्जाम्पल बना करके दिया, देखो लो नेशनल इनकम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी लो होगा, पर कैपिटा इनकम लो है तो लोगों की सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट लो होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को जॉब कैसे देंगे, और जॉब नहीं देंगे तो लोगों के पास इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा? लो नेशनल इनकम। तो पैसा है तो आप कुछ काम कर सकते हो, पैसा ही नहीं है तो ये सर्कल में आप आ जाओगे और जो घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, आप आपके बच्चे सब गरीबी में मरेंगे, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 9, अदर फैक्टर। और कौन से फैक्टर है? रिकरेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जैसे अभी अभी बात किया, ओडिशा के अंदर बहुत सारा फ्लड एंड फेमिन आता है कि नहीं।
जिसकी वजह से जो वेल्दी पर्सन है उसका भी सब कुछ चला जाता है और वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। सो कास्ट है, रिलीजियस है, रेशियल है एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हम करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशियंसी एंड करप्शन, करप्शन के कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर काम न करने के कारण, लीकेज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम है उसमें लीकेज होता है, कहीं ना कहीं गुड्स जो है वो नीडी पर्सन तक पहुंच पाता नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक दिस एक्स्ट्रा पॉइंट यू शुड नो, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, लोग पुअर होते हैं तो उससे होता क्या है? सबसे पहला, पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। सबसे पहले तो कंट्री को प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इट लीड्स टू लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम, वो हमने देखा। इट लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो अपनी चीजों को, धीरे धीरे आप परचेस करना बंद कर देते हो, जरूरत की चीजें भी परचेस नहीं कर पाते हो, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, लो होने लगता है। इट रिजल्ट इन लो सेविंग, सेविंग भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। इट लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो जो वेल्दी पर्सन रहते हैं उनके पास क्या होता है, इकोनॉमिक पावर, इनकम उनके पास जनरेट होता है, और अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी चाहिए सभी को वो मिल पाती नहीं है। इट रिजल्ट्स इन क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रिच एंड पुअर, और इसकी वजह से अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में हमेशा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, डिस्प्यूट होता है। एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज आर ऑन द राइज ड्यू टू पॉवर्टी, और पॉवर्टी होगा, गरीबी होगी, तो ये जो गरीब जगह में लोग रहते हैं धीरे धीरे कोई ना कोई एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है ना। Increase in the subsidized have increased government expenditure on welfare program resulting in misallocation of resources। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार सब्सिडीज वगैरह फिर प्रोवाइड करनी पड़ती है गरीब लोगों को, और इसकी वजह से जो रिसोर्सेस का अलोकेशन होना चाहिए मिस अलोकेशन हो जाता है, लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुअर पीपल बिकम वल्नरेबल टू डिजीजेस, और गरीब लोग क्या होते हैं, अपना इलाज करने के भी पैसे उनके पास नहीं होते, कई बार भूखमरी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, कुपोषण की वजह से, है ना, उनमें बहुत सारी डिजीजेस आ जाती है, माइजरीज एंड इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाता है उनके लाइफ के अंदर। पॉवर्टी also leads to environmental deterioration, और इससे एनवायरनमेंट भी क्या होता है, खराब होता है, क्योंकि आप सैनिटाइजेशन नहीं रख पाते हो, है ना, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो एनवायरनमेंट को भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली पॉवर्टी किसी भी देश के लिए, किसी भी हाउस होल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। अब हमें दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो ज्यादा दिन तक चले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेस अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल ऑयल, नेचुरल ऑयल जो हमें मिलते हैं, ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 2050 आते आते वर्ल्ड में जहां पर भी ऑयल अवेलेबल था वो सब फिनिश हो जाएगा, और ऑयल फिनिश हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन करेगी क्या, है ना। तो उसका अल्टरनेटिव अभी से सोचा जा रहा है, सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर जो बायोडिग्रेडेबल फ्यूल होता है ना, उसका इस्तेमाल इथेनॉल मिथेनॉल का किया जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन के पास भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस बचे रहे। ठीक है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स was adopted by the International Committee in September 2015 to comprehensively cover social, economic and environmental dimensions। तो इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंट से रिलेटेड डायमेंशन के ऊपर नजर रखी जाती है। The SDGs constitute a universal agreement to end poverty in all its forms and dimension। तो इनका यहाँ पर गोल है कि पॉवर्टी को क्या करना है, फिनिश करना है पूरे वर्ल्ड से। There are 17 SDGs which have 169 targets to be achieved by 2030। India played an important role in shaping SDGs। तो SDG को बनाने के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इन्होंने टारगेट रखा है 2030 का, 2030 तक सारी दुनिया में से पॉवर्टी को कम करना है, निकालना है। इंडिया बीइंग वन ऑफ द
signatories of United Nations Sustainable Development Goals, it is committed towards eradication of poverty by 2030. तो इंडिया ने भी यहाँ पर टारगेट लिया है 2030 तक अपने देश की जो भी गरीबी है उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो 2030 मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर। जर्नल मेजर्स ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो इरेडिकेशन मतलब पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना है, नलिफाई करना है, निकाल फेंकना है, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल मेजर क्या है? पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोज। क्या है? पहला, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। मैं बार बार बताता हूं, लास्ट चैप्टर में भी हमने चर्चा की थी। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कई बार लाल किले से इस बारे में बात की है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल आना जरूरी है। तो अगले 1-2 साल में हम लोग पॉपुलेशन लॉ देखेंगे, जहां पर बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई देने वाले हैं। पॉपुलेशन जितना हम कंट्रोल कर पाए उतना रिसोर्सेस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। सो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कीप अ चेक ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पे चेक रखने के लिए ये सब पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को और डेवलप करना है, लोगों तक रिसोर्सेस पहुंचे, फूड सप्लाई पहुंचे, लोग कुपोषण से ना मरे, भूखमरी से ना मरे, स्टारवेशन से ना मरे। इसके लिए फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ चीप क्रेडिट फैसिलिटी। फार्मर्स को सस्ता लोन ये प्रोवाइड किया जा रहा है टू परचेस एग्रीकल्चरल इनपुट। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी, अभी देखो काफी किसान आंदोलन चल रहा है, तो गवर्नमेंट तो एमएसपी भी प्रोवाइड करी है फॉर सिलेक्टेड क्रॉप टू एंश्योर स्टेबल एग्रीकल्चरल इनकम, ताकि उनको प्रॉपर एग्रीकल्चरल इनकम मिलती रहे। नंबर 3, रूरल वर्क। मनरेगा जैसे चलता है, आपको मालूम होगा, रूरल एरियाज में सड़क बनाने का काम, डैम बनाने का काम, या जो पॉन्ड होता है ना, तालाब वगैरह, उसके खुदाई का काम जो होता है वो रूरल वर्क के अंदर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्क प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लोगों को लाइवलीहुड अर्न हो। Employment opportunities are provided to the poor through construction of rural road irrigation projects, rural electrification, etc. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं ताकि उनको माइग्रेट ना होना पड़े, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से पॉवर्टी और बढ़ती है। आप दूसरे स्टेट में जाकर के वहां पर रहते हो, वहां पर आपके पास फैसिलिटी नहीं रहती है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कम हो जाता है। ठीक है, तो माइग्रेशन ना हो तो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम वहां पर भी प्रोवाइड करें रूरल एरिया में। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, एम्फासिस has been laid। emphasis का मतलब जोर दिया गया, किस पर जोर दिया गया? has been laid on setting up of small scale and cottage industry। तो जो SSI है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग ने आज पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने का यहाँ पर प्लान चल रहा है। नंबर 5 है मिनिमम वेजेस। कम से कम इतना वेज तो मिलना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस की बात देखते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट वाज passed in 1948 to provide fair wages to agricultural and industrial workers। जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्क में काम कर रहे हैं, उनको फेयर वेजेस मिले, इसके लिए 1948 में ही ये एक्ट को पास किया गया था। इट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर इसका रिवीजन होता रहता है। हम जो मिनिमम वेज रेट है वो इंक्रीज करते रहते हैं एज पर दी इन्फ्लेशन। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किसको बोलते हैं? आपने राशन शॉप वगैरह देखा ना, जहां से राशन मिलता है, उसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर आपको राइस है, व्हीट है, वो जो प्रोवाइड होता है वो पीडीएस सिस्टम से मिलता है। टू एंश्योर food security, food grains, and made available to the poor people at highly subsidized rate through ration shop under the public distribution system। तो हाईली सब्सिडाइज्ड रेट मतलब इवन 2 रुपीज 3 रुपीज में या 10 रुपीज पर किलोग्राम पे आपको वीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही चीप है, कम प्राइस है। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक को क्या किया गया? नेशनलाइज किया गया। टू एंश्योर financial inclusion, credit facility are made available to the poor people at lower rate of interest। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें पुअर पीपल को। फॉर दिस पर्पस नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक वाज अंडरटेकन इन 1969 एंड 1980। तो इस पर्पस के लिए नेशनलाइजेशन किया गया। बैंक का मतलब बैंक नेशन वाइड स्प्रेड हो, तो नेशनलाइज किया गया बैंकों को 1969 में और 1980 में।
प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, अब ये क्या होता है, अमीर लोगों से पैसा लेकर के गरीब के कल्याण में पैसा लगाए, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर। प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर क्या होता है, जो गरीब है उन पे टैक्स ना लगाएं या कम लगाएं, और जो अमीर है जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएं, है ना। तो आपके इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब डिसाइड किया जाता है। जैसे आप जानते हैं 5 लाख रुपीज तक, अब अगर आपका इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से 10 लाख रुपीज होगा तो 10%, 10 लाख से फिर अब स्लैब आ जाता है 20% का, और जो लास्ट स्लैब आता है वो 30% का आ जाता है कि नहीं। तो जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव मेजर्स बोला जाता है टैक्स का, कि अमीरों से लेकर गरीबों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कुछ प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। To ensure inequalities in the distribution of income, progressive income tax system has been introduced. Next, education. एजुकेशन में क्या किया गया, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, आप म्यूनिसिपल स्कूल में अगर जाओगे आप देखोगे वहां पर प्राइमरी एजुकेशन आपको फ्री मिलेगा, एंड कंपलसरी फॉर ऑल, सबके लिए कंपलसरी भी है। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, मतलब बच्चों को वहां पर खाना भी खिलाया जाता है। सैनिटाइजेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा, तो वहां पर सैनिटाइजेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर मिले, हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। तो ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, सभी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हो, इसका भी प्लान आया। स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन पुअर। तो जो रूरल पुअर है, अर्बन पुअर है, उनको अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किया जाए, ऐसा भी बहुत सारा प्रोग्राम निकलता है। हेल्थ फैसिलिटीज, primary health centers, government hospitals have been established to provide medical treatment or subsidized rate to the poor people। तो जो जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करके रखे गए, तो कम प्राइस में या विदाउट टेकिंग एनी मनी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं हेल्थ में। स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, उनके अंदर स्किल डेवलप करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको बताना। स्किल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब क्रिएशन इन इंडिया। फॉर दिस पर्पस अपॉर्चुनिटीज नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि लोगों को जॉब मिल सके। दिस इंस्पायर पीपल टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप आप में डेवलप होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर पाते हो। ठीक है, सो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पॉवर्टी की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो और रुक जाता है, स्लो हो जाता है या रुक जाता है। ठीक है, therefore anti-poverty programs introduced by the government needs to be monitored from time to time। तो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चला रही है समय समय पर उसको देखना, रिव्यू करना, उसमें अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है। लीकेज एंड बॉटलनेक्स नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और आपने कोई पॉलिसी प्लान बनाया भी है, उसमें कोई लीकेज है या बॉटलनेक, बॉटलनेक का मतलब कोई रुकावट आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो उसको जल्द से जल्द दूर करके वो प्लान इफेक्टिव हो इम्प्लीमेंटेशन में, उसका ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर के हम कमिंग 10 ईयर्स में पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? इसी के साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर पॉवर्टी इन इंडिया ये भी फिनिश हुआ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।